हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना पे। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम साइकोलॉजी पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप भी अच्छा सहयोग दे रहे हैं। और आपको जैसा पता है कि साइको एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप शिक्षक भर्ती में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान की रीट वैकेंसी भी अब कुछ समय में आपके सामने होगी। तो आप अब अपनी तैयारी को अच्छे से करना शुरू कर दें और जो हमने साइको पर काम किया है उस पर भी अच्छे से अध्ययन करें। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमेशा की बातें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131। क्या वृद्धि के बिना विकास संभव है? क्वेश्चन है, क्या वृद्धि के बिना, अगर वृद्धि नहीं होगी तो भी क्या विकास होगा? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से, अगर वृद्धि, वैसे आपने कल पढ़ा था कि जो शारीरिक अंगों में जो वृद्धि होती है, जो अपरिवर्तन होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास चहुमुखी होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी तरफ से उसको विकास में उसको शामिल करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वृद्धि, तो वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है लेकिन उनका भी विकास अच्छे से हुआ होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बालक का विकास किस दिशा में होता है? जो बालक का विकास होता है वो किस दिशा में होता है? वो होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर का मतलब है कि पहले बालक का सिर अच्छे से विकसित होता है और उसके बाद उसके पैर अच्छे से विकसित होते हैं। मतलब सिर से पैर की ओर उसका विकास चलता है, जैसे पहले सिर का, फिर गर्दन, फिर धड़, और उसके बाद सीधा पैरों की तरफ ये चलता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, बालक में भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से होता है? जो बालक भाषा सीखता है वो किस प्रकार से भाषा सीखता है? तो इसका जो क्रम होता है, एक निर्धारित क्रम, तो ये क्रम है, सबसे पहले बालक सुनता है, फिर वो सुनने के बाद बोलता है, और बोलने के बाद वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है। इसको अपने LSRW थ्योरी भी कह सकते हैं, कि जैसे पहले बालक कोई भी चीज़, उसे कुछ भी कहते हैं तो वो पहले सुनता है, फिर उसको बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, और अंत में लिखना सीखता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये इसके कुछ निश्चित क्रम है बालक के भाषा विकास के। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, बालक सिर को उठाना कब से शुरू कर देता है? कि अपने सिर को कब से उठाना शुरू कर देता है? तो वो प्रथम माह में अपना सिर उठाना शुरू कर देता है, कि जब बालक प्रथम 1 माह का हो जाता है, या 1 माह के अंदर अंदर ही वो अपना सिर उठाना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आगे। किस आयु तक बालक गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रित करना शुरू कर देता है? कि जो गतिशील, अगर कोई वस्तु उसके सामने लाई जाए तो उस पर वो अपने नेत्र नियंत्रित करने शुरू कर देता है। तो वो 3 माह का बालक, अगर उसके सामने कोई गतिशील वस्तु होगी तो उस पर वो अपने नेत्र नियंत्रित कर लेगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, बालक बिना सहारे के बैठना कब शुरू कर देता है? बिना सहारे के वो 6ठे या 7वें माह में बैठना शुरू कर देता है, बिना सहारे के बैठने लग जाता है। आगे क्वेश्चन है, बालक बिना सहारे के चलना कब शुरू कर देता है? तो चलना शुरू करता है वो 1 वर्ष का। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो बिना सहारे के चलने लग जाता है। सामान्यतः यही होता है, कुछ बालक थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं और कुछ थोड़ा देर से सीखते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो 1 वर्ष में बालक चलना सीख जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा, बालक द्वारा दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना आदि गामक क्रियाएं कब शुरू की जाती हैं? तो 2 वर्ष का बालक है वो दौड़ना भी सीख जाता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना भी सीख जाता है, और इसी प्रकार की जो गामक क्रियाएं होती हैं उन्हें करने लग जाता है 2 वर्ष का बालक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
किस आयु तक बालक कूदना, ट्राईसाइकिल चलाना जैसी क्रियाएं करने लग जाता है? तो वो 3 या 4 वर्ष का बालक है, वो ट्राईसाइकिल चलाना या कूदने जैसी क्रियाएं करने लग जाता है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा, शैशवावस्था के बाद वृद्धि एवं विकास की दर कब तीव्र होती है? तो ये किशोरावस्था में एक बार पुनः तीव्र हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक की जो वृद्धि होती है और जो विकास होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में फिर उसकी गति थोड़ी मंद हो जाती है और किशोरावस्था में पुनः उसकी गति एक बार फिर काफ़ी तीव्र हो जाती है उसके शारीरिक मानसिक विकास की। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा है, बालक द्वारा पहले हाथों को हिलाना, फिर उंगलियों को हिलाना और सबसे अंत में एक उंगली का प्रयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये एकीकरण का सिद्धांत है कि बालक सबसे पहले अपना हाथ हिलाना सीखता है या हाथ को उठाना सीखता है, फिर उंगलियों को हिलाना सीखता है और फिर अंत में किसी एक उंगली से इशारा करना या एक उंगली को वो नियंत्रित कर लेता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। बालक में विकास किस क्रम में होता है? तो बालक का जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब है कि जो बालक का विकास है वो इस प्रकार होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये इस प्रकार बालक आगे बढ़ता है, इस प्रकार, मतलब उसका विकास कोई एक सीधी लाइन में नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार होता है। वो जो अपनी क्रियाएं करता है वो करने के बाद फिर वापस आता है और उन क्रियाओं को सुदृढ़ करके फिर आगे बढ़ता है। कि जैसे उसका अगर वो चलना सीखता है तो जो वो पहला कदम अगर रखता है कभी भी, तो फिर जैसे उसका पहला कदम है वो आगे के कदम में जुड़ता जाता है। मतलब अगर बालक पहली बार कोई भी काम करता है तो वो उसका एक अनुभव बन जाता है, जिस प्रकार से हम सीख सकते हैं। तो बालक का विकास भी इसी प्रकार होता है, ये वर्तुलाकार होता है। ठीक है, एक सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन नहीं होती। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, पशु से उत्पन्न संतान पशु तथा इंसान से उत्पन्न संतान इंसानी होगी। ये कौन सा सिद्धांत है? ये सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, कि पशु से उत्पन्न हमेशा पशु ही होगा और इंसान से हमेशा इंसान ही उत्पन्न होगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा परिवार में बड़ों की नकल करते हुए सीखता है। एक छोटा बच्चा परिवार में बड़ों की नकल करते हुए सीखता है। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? तो ये वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत है। क्योंकि इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा भी सीखता है। जैसे बच्चा बड़ों को देख करके सीखता है और उनकी नकल करता है, नकल का मतलब अनुकरण भी होता है, तो वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, इसे वंशानुक्रम या वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, गर्भावस्था को कितने चरणों में विभाजित किया गया? तो जो गर्भावस्था है उसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है बीजावस्था या डिम्बावस्था, एक ही बात है। दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है शिशुअवस्था। देखो, जो बीजावस्था डिम्बावस्था इसे एक रोपणावस्था भी कहते हैं, रोपणावस्था भी इसी का नाम है। और भ्रूणावस्था और शिशुअवस्था ये 2 अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं या 3 चरण कह सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान डिम्बावस्था का समय कितना होता है? जो डिम्बावस्था होती है उसका समय 0 से 2 सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह तक का समय होता है, वो गर्भावस्था में डिम्बावस्था का समय माना जाता है, या उसे बीजावस्था या रोपणावस्था समय भी हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, बीजावस्था डिम्बावस्था में बालक की आकृति क्या कहलाती है? तो जो बालक की आकृति होती है वो युक्ता कहलाती है। बालक युक्ता की आकृति के समान होता है। आगे, बीजावस्था डिम्बावस्था में बालक का आहार क्या होता है? तो बालक योक नामक पदार्थ का सेवन करता है। उसके आहार में योक नामक एक पदार्थ होता है जिसका बालक आहार ग्रहण करता है। बढ़ते हैं आगे। बालक की भ्रूणावस्था का काल कौन सा होता है? तो जो इसमें भ्रूणावस्था है, जो गर्भावस्था की 3 अवस्था, उसमें जो दूसरी अवस्था है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। तो जो भ्रूणावस्था काल है वो 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक होता है। जैसे हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 सप्ताह से लेकर के दूसरे माह के अंत तक, मतलब 8 सप्ताह तक। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का काल क्या कहलाता है?
पूर्णावस्था, और जो ये डिम्बावस्था काल है ये 2 सप्ताह तक का काल डिम्बावस्था काल कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में शिशु का विकास क्रम क्या होता है, कि जो शिशु है उसका विकास किस क्रम में होता है? तो ये सिर से पैर की ओर होता है। इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसे मस्तक बोधमुखी विकास भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की अवधि होती है वो 270 दिन से लेकर के 280 दिन तक होती है। 270 से 280 दिन, या कह सकते हैं 40 सप्ताह, या हम अगर माह में गिने तो 9 माह 10 दिन तक इसको कह सकते हैं। कि माह का अगर क्वेश्चन आए तो 9 माह 10 दिन, सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह, और यदि दिन में पूछे तो 270 दिन से लेकर के 280 दिन की अवधि होती है, जो गर्भावस्था की अवधि होती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था का कम से कम कितना समय होता है? कम से कम समय होता है वो 180 दिन, लगभग 6 माह। 6 माह का समय होता है जो गर्भावस्था का कम से कम। अगर 6 माह में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी जीवित रह सकता है। कम से कम समय 6 माह होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था का अधिकतम समय कितना होता है? जो अधिकतम बच्चा कितने समय तक अपने माँ के गर्भ में रह सकता है? तो वो 330 दिन तक। 330 दिन मतलब ये रह सकता है 11 माह तक। 11 माह तक ये अपने माँ के गर्भ में रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, 20वीं सदी को शिशु बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था हमने इसके बारे में। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक या शिशु शताब्दी कहा है, क्योंकि 20वीं सदी में बालक पर बहुत ज़्यादा अध्ययन कार्य किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, बालक के गाल को स्पर्श करने पर उसके द्वारा मुंह खोलकर सिर को गोल घुमाने की जो प्रक्रिया है, कि अगर बालक के हम गाल को स्पर्श करते हैं तो वो मुंह खोलकर सिर को गोल घुमाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया रूटिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, तेज शोर होने पर, अगर काफ़ी तेज शोर होता है तो 2 या 5 माह के बालक द्वारा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकना, जैसे वह कुछ पकड़ रहा हो, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मोरो अवस्था कहलाती है। कि अगर तेज शोर होता है तो 2 से 5 माह का जो बालक है वो अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को आगे फेंकता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोरो प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम मोरो अवस्था भी कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 0 से 7 मतलब जन्म से 7 माह के बालक के तलवे को ठोकने पर उसके द्वारा पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाकर मोड़ने की प्रक्रिया। कि अगर 7 माह का कोई बालक है तो अगर हम उसके तलवे को ठोकते हैं तो वो अपने पैर की जो उंगलियां होती है उन्हें ऊपर की ओर ले जाकर मोड़ लेता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेबिंस्की। इसको हम कहते हैं बेबिंस्की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हरलोक ने जीवन के किस काल को खतरनाक अथवा अपीली काल कहा है? खतरनाक अथवा अपीली काल हरलोक के अनुसार कौन सा है? ये शैशवावस्था है। और इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शैशवावस्था में मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इसे खतरनाक या अपीली काल कहा है हरलोक के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, पियाजे ने, जीन पियाजे की बात हो रही है, ने किस अवस्था को नामांकन विस्फोट की अवस्था कहा है? नामांकन विस्फोट की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? नामांकन विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, बादशाह की अवस्था या संस्कारों की आयु या सीखने का आदर्श काल या स्वार्थी व सब केंद्रित और तथा उत्तम शिक्षण विधियों के काल, ये कौन सी अवस्था है? कि जो बादशाह की अवस्था कह सकते हैं हम, जिसे संस्कारों की आयु कह सकते हैं, सीखने का आदर्श काल, स्वार्थी व सब केंद्रित जो काल होता है, और उत्तम शिक्षण विधियों का काल है, तो ये कौन सी? शेष अवस्था ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो क्वेश्चंस है वो समझ में भी आए होंगे। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डालें, और इसी प्रकार हम आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपसे एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।